चलो तो जो सेकंड वाली वीडियो थी प्रॉपर्टीज एंड लॉज पे, उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर बनाता हूँ, ई वेक्टर है ना, और एक वेक्टर मैंने बनाया बी वेक्टर, और मैं यहाँ पर एक सी वेक्टर बनाता हूँ, है ना, ये क्या होगा, सी वेक्टर इन दोनों का रिजल्ट है। टेल से हेड तक मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैंने बस शिफ्ट किया। अब देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉग लगाऊँ मैं, तो यहाँ पर पहले लाइंस बना लो और इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दो। ये क्या बनेगा, सी वेक्टर। ये जो सी वेक्टर है और ये जो सी वेक्टर है दोनों सेम है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने जब ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया और टेल टू टेल मिलाया दोनों वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, जो ये वाला सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इसको मैंने जस्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कैसे, ये वेक्टर यहाँ था, इसको बस मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये भी सेम चीज़ है, और मैंने ये पहले लाइंस बनाई और उसके बाद मैंने ये वेक्टर बनाया, तो ये भी सेम है। ठीक है, ये पता लगा। दूसरी बात, मैंने लास्ट में एक टॉपिक बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा कि जैसे ए वेक्टर में यहाँ पे बनाता हूँ, फिर बी वेक्टर में यहाँ पे बनाता हूँ, फिर इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड सी होता है ना। और यहाँ पे मैंने ऐसे करके बताया था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक नीचे वाला कंपोनेंट जो कि बी कॉस थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता है मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, है ना। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो मैंने क्या बताया था, जो सी मॉड है या फिर सी का मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी ठीक है। अब देखो वेरिएशन क्या है कि अगर मैं इसमें से कोई भी वेक्टर रिवर्स कर दूं, ए वेक्टर को रिवर्स कर दूं या फिर बी वेक्टर को रिवर्स कर दूं, तो फिर ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे पहले डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे मैंने ए वेक्टर को रिवर्स कर दिया, ऐसा था, मैंने ए वेक्टर को ऐसा बना दिया और बी वेक्टर को मैंने ऐसा रहने दिया और सी वेक्टर को मैंने ऐसा बना दिया। अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा कि अब जो सी वेक्टर आप लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, आप ऐसे पॉइंट मार्क कर लो 1 2 3, है ना। इनिशियल से फाइनल तक जाना है, 1 से लेके 3 तक। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 3 तक। और आपको क्या लिखना है, सी वेक्टर को लिखना है। जब भी आप ये सामने देखो कि आप हेड से टेल पर जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, उस वेक्टर को नेगेटिव में लिखोगे। कैसे, माइनस का ए वेक्टर, फिर प्लस आगे वाले वेक्टर को ऐड करेंगे, वो क्या है, टेल टू हेड, तो हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं टेल टू हेड। जब भी हम टेल टू हेड जाएंगे, है ना, टेल टू हेड जाएंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब हेड टू टेल जाएंगे तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, निगेटिव में, है ना। ठीक, इसको थोड़ा और देख लो। अगर मैं यहाँ पे 3 वेक्टर ले लूँ, जैसे मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, फिर ऐसे ले लिया सी वेक्टर, फिर एक आगे ले लिया पीछे की डायरेक्शन में बी वेक्टर, और मैंने बोला कि मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला है, उसको मैंने ऐसे दिखाया है, ये डी वेक्टर। अब मुझसे बोला गया कि डी वेक्टर को लिख दो। ठीक है, तो हम क्या किया, फर्स्ट पे गए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कहाँ से कहाँ तक जाना है, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जाना है। और क्या लिखना है हमको, ये डी वेक्टर को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हेड टू टेल जाएंगे ए वेक्टर के लिए, 1 से 2 तक जाने के लिए हेड टू टेल जाएंगे, तो उसको नेगेटिव में लिखा, माइनस का ए वेक्टर। फिर सी वेक्टर के लिए मतलब 2 से लेके 3 तक कितना, टेल टू हेड, तो क्या होगा, पॉजिटिव में सी वेक्टर प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक जाना है, हेड टू टेल तक, मतलब निगेटिव का बी वेक्टर। तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, है ना, ये हो गया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कैसे नोटेशन करते हैं। तो अब मैं इसमें एक डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला केस लिया है ना, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। कैसे है कि ए वेक्टर मेरा ऐसे बना है और बी वेक्टर मेरा ऐसे बना है, रिजल्टेंट उसका ये है, और जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रखी है ना, ऐसे ऐसे बना है। ठीक है, यहाँ पर ए वेक्टर रखो, इसको ए वेक्टर, है ना। ठीक, अब देखो
सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लो कि ए के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक जाना है ना, मेनली 1 से लेके 3 तक जाना है। तो क्या लिख लिया, सी वेक्टर को लिखा माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखो अगर मैं बोलूँ इस केस के लिए मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, सी वेक्टर जो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड सी या फिर सी बोल दो उसको, है ना, सी या फिर मॉड सी बोलो, है ना, ये कितनी आएगी। तो आप क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, मॉड सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, लेकिन अब ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये एंगल क्या है, तो एंगल यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो एंगल में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं और कभी कभी हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल समझ में नहीं आ रहा है एकदम से, कोई भी क्वेश्चन आ गया वहाँ पे। सिंपली बस आपको ये याद रखना है, कभी भी दो वेक्टर कहीं भी लग रखे हैं उनके बीच का अगर एंगल देखना है तो उनको टेल टू टेल कनेक्ट कर दो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मास m लिया और मैं बोलूँ कि देखो दूसरे पेज पर ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर मास m लिया m, ठीक है, और मैंने इस पर एक वेक्टर लगाया फोर्स का F1 वेक्टर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर, और मैं पूछूं F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उसको बना के दिखाओ एक बार। तो आप क्या करोगे, आप लोगे F2 वेक्टर को यहाँ से, 1 सेकेंड, F2 वेक्टर को लोगे और टेल टू टेल जोड़ दोगे F1 वेक्टर से। अब जो एंगल बनेगा इनके बीच में ये हो गया थीटा, और ये एंगल कौन सा है, नॉन रिफ्लेक्स एंगल, नॉन रिफ्लेक्सिव एंगल, है ना। मतलब ये जो पीछे वाला एंगल, ये एंगल नहीं लेना है, ये वाला अंदर वाला एंगल लेना है थीटा। तो ये कौन सा एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे मैं यहाँ पर एक मास m बना दूँ, मैं बोलूँ कि एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F1 वेक्टर, और एक फोर्स लग रहा है जैसे मैंने बोल दिया इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर, ठीक है। तो मैं बोलूँ F1 और F2 के बीच का एंगल बताओ मुझे, तो तुम क्या करोगे, F2 को उठाया यहाँ से, टेल टू टेल जोड़ दिया F1 से। अब जो इनके बीच का एंगल बनेगा ये वाला एंगल थीटा, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ी छोटी सी हेडिंग लिख लो, हाउ टू टेल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, टू वेक्टर्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो हमने डायग्राम में देखा कि अच्छा ए वेक्टर जो है वो रिवर्स हो रखा है, बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखेंगे, और इसकी मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए, इसका एंगल चाहिए। तो हमने डायग्राम में देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों टेल टू टेल जुड़ रखे हैं, तो ये वाला एंगल है इनके बीच का। लेकिन जो ये फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये कहाँ से कैसे निकला था, कि वो निकला था इस एंगल से, ये जो थीटा एंगल है ना, इसके रिस्पेक्ट में हमने सारी कैलकुलेशन करी थी कि यहाँ पे मैंने बी कोस थीटा लिख दिया था, यहाँ पे मैंने बी साइन थीटा लिख दिया था, फिर इसको राइट ट्रायंगल मान के ये जो राइट एंगल बन गया है ना, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी थी, उससे ये फॉर्मूला निकल आया था नीचे वाला। तो ये अगर इधर वाला एंगल थीटा है तो फिर स्ट्रेट लाइन पे ये जो दूसरा वाला एंगल बचा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो एंगल कितना हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, दोनों देखो टेल टू टेल जोड़ रखे हैं, तो एंगल होगा यहाँ पे कितना एंगल आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 180 माइनस थीटा। अब देखो मतलब कॉस के अंदर आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, सी मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट केस, जिसमें कौन ए जो है वो रिवर्स हो रखा है। ये अगर मैं ए को ठीक रखूँ और बी को रिवर्स कर लूँ तो, है ना, देखो फॉर्मूला सिंपली ज़्यादातर बुक्स में या फिर कहीं किसी भी जगह से लग रखा होता है कि अगर ए माइनस बी है तो वहाँ पर माइनस लगा लो, और प्लस है तो प्लस लगा लो। लेकिन वो याद करने से अच्छा है क्योंकि अगर यहाँ तो आप याद कर लोगे, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में आप
कंफ्यूज हो जाओगे कि कंडीशन तो कुछ और दे रखी है, तो क्या ये फार्मूला लगाऊं, प्लस वाला लगाऊं या नेगेटिव वाला लगाऊं, कैसे लगाऊं। उस सब को छोड़ो, उससे अच्छा है डायग्राम बनाया, डायग्राम में ही देख लिया, टेल टू टेल जोड़ा, कोई और एंगल दे रखा है, अच्छा तो ये थीटा था, इसके रिस्पेक्ट में निकाला था, तो ये 180 माइनस थीटा है ना ये, तो ये इनके बीच का एंगल हो गया। तो देखो दूसरे वाले केस में भी देख लेते हैं, सेकेंड केस, ठीक है। ए वेक्टर ऐसे बना लो और बी वेक्टर ऐसे हो रखा है और सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, और ये जो एंगल है इधर वाला ये थीटा है, और हमने क्या निकाला कि जो सी ए मॉड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस और इसके अंदर का एंगल है ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन सा एंगल आएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहाँ पे कितना एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, देखो एक चीज़ आप देख पा रहे होगे, अगर मैं क्या करूँ, ये जो बी वेक्टर है इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ ऐसे, ठीक है, और इधर वाला जो एंगल है वो कितना है 180 माइनस थीटा, और ये भी इसके पैरेलल ही है ना, क्योंकि शिफ्ट कैसे कहते हैं, पैरेलल ही शिफ्ट करते हैं और डायरेक्शन चेंज नहीं करते कभी वेक्टर का शिफ्ट करने के टाइम। तो अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो क्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कि जो ये दो वेक्टर्स हैं टेल टू टेल कनेक्ट हो रखे हैं, टेल टू टेल है ना, दिख रहा है। फिर जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल है, ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, यहाँ पे कितना आना चाहिए 180 माइनस थीटा, और जब भी यहाँ पे 180 माइनस थीटा आता है तो मतलब कॉस के अंदर 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा लिख दो, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या है, फॉर्मूला याद करने की जगह ऐसे समझ लो, और जब भी कोई क्वेश्चन बने ऐसा जहाँ पर कोई रिवर्स हो रखा है, कोई सीधा लग रहा है, तो फॉर्मूला सोचने से ज़्यादा बेटर है ऐसे ही कहीं का एंगल निकालो और इन दोनों को वेक्टर को शिफ्ट करके देखो एक दूसरे के ऊपर टेल टू टेल, है ना, और फिर देख लो कि अच्छा इनके बीच का एंगल ये है, तो इस फॉर्मूले में वही एंगल यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए रिजल्टेंट का, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब आगे वाला टॉपिक देखता हूँ मैं। देखो जैसे कि मैंने ये बताया था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जी कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप, है ना, ये तीन हो गए। अब मैंने एडिशन कैसा बताया, मैंने एडिशन अभी तक ऐसा बता रखा है कि अगर जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैं एक वेक्टर ले लूँ जो है 3 आई कैप, दूसरा वेक्टर ले लूँ 4 आई कैप, मतलब आई कैप क्या बता रहे हैं इन दोनों का डायरेक्शन कि ये एक्स एक्सिस की तरफ इन्होंने फेस कर रखा है इन दोनों वेक्टर्स ने, है ना, और 3 और 4 क्या उन दोनों की मैग्नीट्यूड। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, मैं बोलूँ कि ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ के सी वेक्टर बनता है ऐसे करके, तो अब बताओ इसका आंसर कितना होना चाहिए। तो तुम सिंपली लिखोगे 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप और मैग्नीट्यूड जो इनकी है उनको जोड़ दोगे 7 आई कैप। मतलब यहाँ पर भी दिखा सकते हैं जो ये है, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इसको कि अच्छा ये ऐसे जोड़ दिया, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, और ये कितना बन गया, ये बन गया ओवरऑल 7 आई कैप, है ना। मतलब जो उसकी मैग्नीट्यूड है, जो उसकी लेंथ है वेक्टर की वो बड़ी होगी, और उसको मैंने बोल दिया 7 आई कैप, ये बन गया। तो इसको मैंने ऐसे करके भी दिखा दिया इसमें, और यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। अब देखो अगर मैं ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दूँ नीचे कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा ए वेक्टर, जिसको मैं लिखूँगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना, और एक वेक्टर लिया बी वेक्टर जिसको मैं लिखूँगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो अगर मैं वैसे समझाऊँ डायग्राम से, तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर डायग्राम से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो एक्सेस बना लिया आपने, आई कैप और जे कैप की बात हो रही है, मतलब दो ही एक्सेस है हमारे पास, एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है, ये एक्स का डायरेक्शन, ये वाई का डायरेक्शन, ठीक है। 3 आई कैप, मान लिया ये 3 आई कैप है, और 4 आई कैप इससे थोड़ा बड़ा है, 4 आई कैप। फिर
फोर आई कैप नहीं है, यहाँ पे 5 आई कैप है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन के लिए एक है 4 आई कैप, सॉरी 4 जे कैप, और एक है 6 जे कैप, 6 जे कैप। उसने बोला इन दोनों को ऐसे जोड़ो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होना चाहिए, कैसे आएगा, जो एक्स डायरेक्शन में जो आई कैप के साथ है उनकी मैग्नीट्यूड को जोड़ा तो वो कितना हो गया 8 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो दो वेक्टर हैं उनकी मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया और उनके साथ में डायरेक्शन भी लिख दिया तो 12 जे कैप, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप। और ये कैसे आया होगा, यहीं से देख लो, इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 5 आई कैप प्लस 6 + 4 जे कैप। इसका क्या मतलब है कि जो एक्स वाले कंपोनेंट है ना, जो एक्स वाले कंपोनेंट है ये, इनको आपस में जोड़ दो और अपने साइन के साथ लिख दो, जो वाई वाले कंपोनेंट है इनको आपस में जोड़ दो और साइन के साथ लिख दो जो कि जे कैप है। ऐसे करके अगर 3 डायमेंशन में क्वेश्चन आता है 3D वाला, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लूँ मैं, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ कि ए वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप, और बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो। तो मैंने बता दिया एक्स वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ दो, जो वाई वाले कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ दो, है ना, उनकी मैग्नीट्यूड को, और जो 5 और 8 हैं जो कि किसके कंपोनेंट है जेड वाले, उनको आपस में जोड़ दो और डायरेक्शन के साथ लिख दो सबको। तो ये कितना हो जाएगा 6 + 3 आई कैप प्लस 7 + 4 जे कैप प्लस 8 + 5 के कैप, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इनका एडिशन भी हो गया, ठीक। फिर अगर मैं बोलूँ कि अब एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करो, मैं बोलूँ कि ए वेक्टर दे रखा है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मुझे बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, ठीक। तो तुमने एक्सेस बना ली, पहले एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि, और देखा दो डायरेक्शन है, एक आई कैप एक जे कैप, मतलब एक्स एक्सेस है एक वाई एक्सेस है ना। और 8 आई कैप दे रखा है, 8 जे कैप दे रखा है, और बोला है कि जो 4 आई कैप है वो इससे माइनस कर दो, ये 4 आई कैप और इस तरफ भी 4 जे कैप, इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें से कितना बचेगा अब इसका पार्ट, ये वेक्टर छोटा हो जाएगा ना, इसकी मैग्नीट्यूड छोटी हो जाएगी, मतलब 8 - 4 आई कैप, मतलब 4 आई कैप बचा। और वाई डायरेक्शन में कितना बचा, वाई डायरेक्शन में भी ऐसे 8 - 4 जे कैप इतना बचा, मतलब 4 जे कैप बचा। तो ये आ गया अपने फाइनल आंसर, ये और ये। तो यहाँ पर लिख दिया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब इसको एलेबोरेट करके लिख लो, मतलब हमने किया क्या यहाँ पर, हमने किया 8 - 4 आई कैप प्लस 8 - 4 जे कैप, ये किया हमने, ठीक है। अब अगर यही अगर 3D में ले लूँ तो, जैसे मेरे पास ए वेक्टर हो 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप, और दूसरा वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा। और मैंने बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो। तो तुमने क्या किया, एक्स वाले कंपोनेंट्स पे सब्ट्रैक्शन किया, वाई वाले और जेड वाले, है ना। तो 8 - 1 आई कैप प्लस 8 - 2 जे कैप प्लस 8 - 3 के कैप, ऐसे कर दिया। आंसर कितना आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दोनों के लिए हो गया, ठीक। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन बना लो, उनको प्रैक्टिस कर लो कि सब्ट्रैक्शन और कैसे करेंगे, और 1-2 बार ये करके भी देख लो जो मैंने डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर बड़ा वेक्टर बनाओ, एक छोटा वेक्टर है जब माइनस करेंगे तो ये वेक्टर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड क्या बताती है, उसकी लेंथ, मतलब उसकी लेंथ वेक्टर की छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं ये कन्वर्जन वाला टॉपिक कि इनका कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। देखो मैं एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर, ए वेक्टर मैंने लिखा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक, 6 या फिर यहाँ पर लिख लो 3 जे कैप लिख लो, 3 जे कैप, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप,
और इसके साथ में एक ट्राइंगल याद कर लो, ऐसे एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। और यहाँ पर लिखो 5 राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो 4, है ना। जो 3 के सामने वाला एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, वो कितना होगा 37 डिग्री। 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो है ही, ठीक है। देखो मैंने बोला ए वेक्टर मैंने तुमको ऐसे दे दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ इसको मुझे कार्टेशियन जो प्लेन है तुम्हारा एक्स वाई, है ना, उस पर बना के दिखाओ। एक्स वाई पे ही बनाना, वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं एक एक्स की डायरेक्शन में है और एक वाई की डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उस पर मुझे बना के दिखाओ। तो तुमने बोला चलो ठीक है, एक्सेस बना लेते हैं, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, ठीक। फिर अच्छा 4i कैप इधर है तो इसको ऐसे बना लिया, 4i कैप ऐसा, और 3j कैप, 3j कैप। चलो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, इसको यहाँ पे पैरेलल बनाओ, इसको यहाँ पर पैरेलल बनाओ, और इसको रिजल्टेंट को यहाँ ऐसे दिखा दो। मान लिया रिजल्टेंट सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर कितना आया, या फिर वो वेक्टर दे ही रखा है जो ए वेक्टर बनेगा उसको ए ही बोलते हैं, सी वेक्टर नहीं बोलते हैं। ए वेक्टर कितना बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप। और अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ये कोई भी ए वेक्टर है, ये कोई भी बी वेक्टर है, और मैं ए का मॉड निकालूं तो कितना लगेगा। देखो इन दोनों को पॉइंट पे रख लिया, टेल टू टेल, है ना, टेल टू टेल रखा है, ये यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये वेक्टर और यहाँ पर इनकी टेल है ना, ये टेल, इसे लिख लो रेड पेन से, ये इनकी टेल है, टेल टू टेल पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना है, जो थीटा में वहाँ पर निकाला करता था वो कितना है 90 डिग्री, ठीक। अब देखो फॉर्मूला को कंटिन्यू करो, ए का मॉड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर के मॉड का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab कॉस, और कॉस के अंदर एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करो, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये वाली मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मतलब 16, और 3 के लिए क्या होगा 9 प्लस, और देखो एंगल कॉस 90 डिग्री है, मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री कितना होगा 0 होगा, 0 लिख लो। तो मॉड ए इक्वल टू √25, √25 कितना होता है 5, मतलब जो तुम्हारे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी 5, ठीक, ये 5 आ गई। और अब एक और क्वेश्चन कि अगर मैग्नीट्यूड आ गई तुम्हारे रिजल्टेंट वेक्टर की, तुमने उसको दिखा भी दिया कि अच्छा ये बनेगा कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये भी बताओ कि वो कितने एंगल पर है, ठीक है, तो ये बताना। अब देखो अगर ये इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, जो 3 वाला वेक्टर है तुम्हारा ये वाला, अगर इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ और ये 4 है, ठीक है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये बीच वाला एंगल पिंक पेन से बनाते हैं, ये मैंने बोल दिया थीटा नहीं 5 बोल लो इसको, ठीक है 5, तो tan फाई कितना होना चाहिए, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, और तो tan फाई कितना आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू 3/4। अब देखो 3/4 यहाँ पर ये वाले डायग्राम में जो मैंने ट्राइंगल तुमको बताया यहाँ पर इसमें देखना, ठीक है, तो 3/4 लिखा है। 3/4 जब 10 मतलब 3/4 करने पर ये अगर 3 परपेंडिकुलर है और 4 बेस है तो एंगल कितना है 10 का 37 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पर कि फॉर दिस केस फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, ये एंगल भी पता लग गया, ठीक है। अब देखो मैंने कौन सा कन्वर्जन किया, मैंने यहाँ से यहाँ पर आया, अगर मुझे ये ही दे रखा होता तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते, वो भी एक बार देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला कि मुझे ए वेक्टर दे रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10, या फिर ऐसे लिख लो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो है 10, और जो ए वेक्टर है वो कितने एंगल पर है, एंगल विद एक्स एक्सेस मैंने बता दिया, एंगल विद एक्स एक्सेस वो है मैं बोल देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री पर। तो मैंने बोला उसकी कंपोनेंट फॉर्म बताओ, मतलब ऐसे करके आई कैप प्लस ऐसे करके जे कैप जो लिखते हैं, है ना, ए वेक्टर की ये वाली फॉर्म बताओ मुझे। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन पे जाओ पहले, एक्स वाई दो एक्सेस हैं, और ए वेक्टर को बनाया कि चलो ये रहा ए वेक्टर,
इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड है इसकी 10 और एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस है। तो तुमने इसके कंपोनेंट ले लिए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, है ना। ये हो जाएगा वाई की तरफ कंपोनेंट, ये हो जाएगा एक्स की तरफ कंपोनेंट, ठीक है। तो ए कॉस थीटा कितना होगा, ए कॉस थीटा मतलब 10 कॉस 30 डिग्री और ये कितना था 10 इंटू रूट 3/2 और ए साइन 30 डिग्री या फिर ए साइन थीटा जो भी ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। देखो ऊपर वाला ये कितना होगा 5√3 और ये हो जाएगा 5, है ना। तो देखो एक्स कंपोनेंट है वो 5 आ गया और जो एक्स कंपोनेंट है वो 5√3 ये, और जो वाई कंपोनेंट है वो 5 ये रहा, ठीक। तो लिख लो ए वेक्टर इक्वल टू, अब आई कैप के साथ कौन सा आएगा, एक्स का कंपोनेंट वो कितना है 5√3, तो तुम क्या लिख दोगे आई कैप प्लस वाई के साथ जो वाई वाला कंपोनेंट है मतलब वो जे कैप के साथ आएगा वो कितना है 5, तो लिख दोगे 5 जे कैप। तो देखो ये यहाँ से ऐसे कन्वर्जन आ गया, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक। दोनों कन्वर्जन भी देख लिए। अब क्या देखेंगे, एक दो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, जो अभी मैंने ये चीज़ बताई है। देखो जैसे मैं एक वेक्टर लेता हूँ डी वेक्टर, उसको मैं बोलूँगा ऐसे बोलो 3i कैप प्लस 4j कैप, उसी का उल्टा ले लो, है ना, मैग्नीट्यूड उल्टी कर दो और मुझे बताओ ये कितने एंगल पर है एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है और इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताओ। तो ठीक है, हम कार्टेशियन प्लेन पे गए, हमने बोला कि 3i कैप इधर है और 4j कैप इधर है और पैरेललोग्राम लॉ से हमने इसका रिजल्टेंट बनाया जो कि क्या होगा डी वेक्टर, और डी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमने देखा कि जो दोनों वेक्टर हैं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, उनका यहाँ पर टेल टू टेल जोड़ रखे हैं, तो उनके बीच का ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो जो डी का मॉड है मतलब डी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, 3 इंटू 4 इंटू कॉस और उसके बीच में इन दोनों का एंगल जो कि कितना है 90 डिग्री। तो मतलब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा डी का मॉड इक्वल टू 9 प्लस 16 मतलब सेम कितना हो जाएगा 5। डी की मैग्नीट्यूड 5 आ गई। अब ये भी बताओ कि वो एक्स एक्सिस पर कितने, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है और वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है ये भी बताओ। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो है ये 4 है ये 3 है, तो हम गए हमने बोला कि अच्छा इसको मैं 10 मान लेता हूँ इस एंगल को 5, तो 10 कितना हो जाएगा 4/3। अब देखो डायग्राम पे जाओ, ये ट्रायंगल वाले जब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो एंगल कितना आएगा 10 के लिए 53 डिग्री, मतलब 10 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। ये किसके इक्वल होता है 10 53 डिग्री के इक्वल। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री, ठीक है। तो एंगल भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि वो बोल देगा कि ये बता देगा कंपोनेंट फॉर्म, तो बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में बना के दिखाओ और उसकी मैग्नीट्यूड बताओ और कितने पर है वो बताओ, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म जो बनेगी उसमें यही तो बताना पड़ेगा कि अच्छा ये इनका रिजल्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और ये कितने एंगल पर है, ठीक है। अब जो ये एंगल आया 5 = 53 डिग्री लिखा, ये एंगल कौन सा है ये 53 डिग्री है ना। ये एंगल कैसे एक्स एक्सिस है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस और इस जो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा डी वेक्टर उसके बीच कितना एंगल है, तो 90 से माइनस कर दो, 90 - 53 डिग्री, 90 डिग्री - 53 डिग्री, तो कितना आएगा 37 डिग्री। सही है फॉर वाई, ठीक है। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर डी वेक्टर मैं ऐसे लिख दूँ 8i कैप प्लस 9j कैप, फिर मैं पूछूँ कार्टेशियन फॉर्म बना के दिखाऊँ, तो तुमने लिखा कि अच्छा 8i कैप ऐसा है और 9j कैप ऐसा है, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और इन दोनों की ये जो बीच की टेल है जहाँ मतलब ये दोनों मिले हैं जो टेल है इनकी वहाँ पर इन दोनों को मिला है मतलब मिले हुए हैं, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री,
और पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे करके ये पहले लाइंस बनाई और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ा और बोला कि यहाँ डी वेक्टर है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 8i प्लस 9j है। और मॉड जे कितना आएगा, मतलब एंगल 90 डिग्री, तो वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 64 प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मॉड डी निकाल लेना, मॉड डी निकल जाएगा। और ये क्या होगा, डी का मैग्नीट्यूड। और एंगल कैसे निकालोगे, ये 9 है, ये 8 है, तो अगर मैं इस एंगल को 5 मान लूँ तो दोबारा से tan phi कितना हो जाएगा, 9/8 यहाँ से। और कैलकुलेटर यूज़ कर लेना इसमें tan इनवर्स ऑफ 9/8 निकालने के लिए, क्योंकि अभी मैंने ये बताया नहीं इनवर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर लूँगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कार्टेशियन में दे रखा है तो सिंपल कैसे कन्वर्ट करना है, उसके एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। जैसे यहाँ पर दे रखा है 15, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 15 और ये मैं इसको नाम दे दूँ, ये कोई सी वेक्टर है, ठीक है। और ये कितने एंगल पर है, ये मान लिया 60 डिग्री एंगल पर है एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस। तो अब मुझे कंपोनेंट फॉर्म निकाल के दिखाओ। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसा आएगा, कुछ आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड आएगी, कुछ जे कैप के साथ मैग्नीट्यूड आएगी। तो अब देखो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट ये होगा सी कॉस 60 डिग्री, मतलब 15 इंटू 1/2, मतलब 15/2। और सी साइन 60 डिग्री कितना आएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसके लिए सी कितना है, 15 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक। तो ये 15√3/2 आ गया और ये 15/2 आ गया, ठीक। इनको यहाँ पर लिख लो। तो मतलब सी वेक्टर कितना आया, 15/2 आई कैप प्लस 15√3/2 जे कैप। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे करके हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक। अब एक चीज़ देखो, जब भी मैं तुमको ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जब भी तुमको ऐसे वेक्टर्स मिले कि जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, और वहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाली है, तो मैग्नीट्यूड में जब तुम निकालते हो तो तुमको क्या दिखता है कि जो cos थीटा के साथ जो भी लिखा हुआ है वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि cos 90 डिग्री ज़ीरो होता है ना। ऐसे समझो, जैसे मैं बोलूँ 8i और 8j, है ना, जिसमें ऐसे बोलूँ तो पैरेललोग्राम लॉ लगाया, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट देखा, मान लिया कि वो ए वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 8j। अब देखो ए का मॉड जब भी निकालोगे तो उसमें दो ही टर्म आएंगे, 8 स्क्वायर आएगा, फिर 8 स्क्वायर दोबारा आएगा, और जो आगे वाला टर्म है 0 जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें दिख रहा है टेल टू टेल मिले हुए हैं, है ना, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अब देखो ये अंदर देखो ये कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वेक्टर नीचे लाओ, ए वेक्टर इक्वल टू 8i प्लस 8j, ये क्या है, ये एक एक्स कंपोनेंट ही तो है, इसको क्या ले सकता हूँ, AXi प्लस AYj, है ना, ये इसका ये कंपोनेंट है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर तुम क्या देख पा रहे हो कि जो AX है वो कितना 8, AY कितना है वो भी 8 है। तो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, एक्चुअली मॉड ए निकालने के लिए 8 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है AX का स्क्वायर हो रहा है प्लस AY का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे समझ जाओगे। जैसे मैं इस बार क्या ले लूँ, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ पर जो एंगल है, मतलब यहाँ पर जो वेक्टर है वो है 4j, और ऊपर की तरफ जो वेक्टर है वो है 3k, ठीक। अब मैं बोलूँ, मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगा के यहाँ पे इनका रिजल्टेंट बना दिया, जिसको मैंने बोल दिया, मान लिया वो कोई बी वेक्टर है, और बी वेक्टर को मैंने लिख दिया 4j प्लस 3k। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना होगा। तो तुम सिंपली देखोगे, अच्छा ये y वाला पार्ट है, ये z वाला पार्ट है, तो ये मतलब बी वाई है, ये बी जेड है, तो मॉड बी कैसे निकलेगा, इनका स्क्वायर कर दो, बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, y के लिए 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो मॉड बी कितना आ जाएगा 5। तो ये याद रखना कौन सा फॉर्मूला, कि जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं, है ना, या फिर हमें कोई भी वेक्टर दे रखो, जैसे ए वेक्टर दे रखो 3i
प्लस 4 j कैप इस फॉर्म में दे रखा हो। अभी तो ये वाली फॉर्म कौन सी थी जो मैंने बताया, ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, कार्टेशियन में मैंने एक्सेस पर बना रखे हैं दोनों वेक्टर्स, ये वाली फॉर्म। अगर यहाँ पर दे दिया तो भी यहीं से कर लो कि ये वाला पार्ट, अच्छा ये जो पार्ट है ये ए एक्स है, ये ए वाई है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है 3 और जो 4 है वो वाई कंपोनेंट है। और बस ए का मॉड कैसे निकाला, एक्स के कंपोनेंट का होल स्क्वायर कर दिया प्लस वाई के कंपोनेंट का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये निकला है यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। देखो मैं जनरलाइज लिख देता हूँ करके कि अगर ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मॉड ए कितना होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर ए वेक्टर दे रखा है ए जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मॉड ए कितना होगा ए जेड का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ए जेड और ए वाई क्या है, वही सिंपल मैग्नीट्यूड है ना। और ए कॉम्बिनेशन हो जैसे के और आई का दे रखा है ना, ए वेक्टर दे रखा हो ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब सिंपल मॉड क्या लिखेंगे, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए, इनको लिख लो। एग्जाम्पल मैंने करा ही दिए हैं अब। ठीक है, अब बाकी का पार्ट आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।